इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉर, या जिसे हाइब्रिड वॉर का नाम भी दिया जाता है, जो स्टार्ट की हुई है, जिसका मुंह बोलता सबूत इंडियन क्रॉनिकल्स विच वाज रिवील्ड बाय द EU डिसइंफो लैब लेटली, जिस पे उन लोगों ने इस चीज़ पे फोकस की, बल्कि इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि किस तरह से पिछले 15 सालों से इंडियंस इस प्रोपिगेंडा कैंपेन में मुलविस हैं, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ ऑब्वियसली। और ना सिर्फ ये, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू, इंडियन चैनल्स के थ्रू वो लोग इस चीज़ को हाईलाइट करने की ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम कितनी मिजरेबल लाइफ गुजार रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा पुअर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया कितना डेवलप्ड मुल्क बन चुका है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई हम लोग इतने पीछे रह गए कि वो हमसे इतने आगे निकल गए? तो इस चीज़ पे आप रोशनी डालिएगा। ये बात वाकई सही है कि एक लंबे अरसे से इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो स्टार्ट कर रखी है, और वो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करता है कि जी पाकिस्तानी अवाम इंतहाई मिजरेबल है, महरूमी की मारी हुई है, इसके हुक्मरान नाअहल हैं और इसकी फ़ौज इंतहाई कमज़ोर है, बुज़दिल है, करप्ट है। तो ये वाकई बहुत अरसे से चल रहा है, और वो अपनी बॉलीवुड की मूवीज़ और अपने मीडियाज़ के थ्रू हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी भारत शायद बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उसकी फोर्स इंतहाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। लेकिन वही तो हैरत होती है ये सारी बातें सुनने के बाद, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हकीकत को देखा जाए और भारत अपने गिरबान में झांक के देखा तो वो मुंह खोलने की बजाय तो उससे वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और इसकी एक नहीं दो नहीं बेशुमार इसकी वजूहत है। ना तो उनका मयार ज़िंदगी हमसे बेहतर है, ना तबकाती मामलात हमसे बेहतर है, ना दुनिया के साथ तल्लुकात हमसे बेहतर है। तो ये कंपैरिजन आज तक वाकई पेश नहीं किया गया क्लियरली, क्या डिफरेंसेस हैं, ये क्या है। तो उस पर आज मैं आपको बताता हूँ उसकी तफसीलात। देखिए, भारत एक बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी। और इस वक्त भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ के करीब है। तो वो हमेशा यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं, और दुनिया के बेशुमार कंपनीज जो हैं वो भारत में आने में हमेशा से इंटरेस्टेड रहती हैं। इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि दुनिया के साथ जहाँ तक ताल्लुकात की बात है, भारत के रूस के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, फ्रांस के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन हकीकत देखी जाए तो भारत एक बहुत बड़ा गाहक है, असले का बहुत बड़ा गाहक है। और ये जो ममालिक हैं ये असला प्रोड्यूस करते हैं, असला सेल करते हैं। और भारत इस वक्त दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा असला ख़रीद रहा है। दूसरे नंबर पे अगर कंपनीज़ इंटरेस्टेड होती हैं तो कंपनीज़ के मामलात जो हैं वो तो सिंपली ये कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा चीपेस्ट लेबर मिलती है। इसके अलावा टैक्स के कवानीन जो उनमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन हैं फॉरनर्स के लिए, और वहाँ पे दूसरे एक्सपेंडिचर्स भी इंतहाई कम पड़ते हैं, तो उनकी कॉस्ट कम पड़ती है भारत में। अगर अरबों के साथ ताल्लुक़ देखे जाए तो अगेन वही बात है कि भारत एक बहुत अच्छा गाहक है, क्योंकि 1.5 अरब की आबादी का मुल्क जो है उसमें ऑयल कंजम्पशंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अरबों के लिए भी वो बहुत अच्छा एक गाहक है। लेकिन इसके अलावा ना तो उसके किसी के साथ मजहबी रिलेशंस बन सकते हैं, जैसे कि मुसलमान ममालिक के आपस में उनका जो भाईचारा है, ना उसके किसी के साथ सकाफती को रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक अच्छा गाहक है। देखिए, जहाँ तक आपने लाइफ कंपैरिजन की बात की है, तो मैं आपको बताऊं कि इन नंबर्स अगर देखा जाए मिसाल के तौर पे, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। भारत की इस वक्त 33% आबादी जो वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, और ये तकरीबन 45 करोड़ इंसान बनते हैं। फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। दुनिया में जिस्म फरोशी में नंबर 1 कौन सा मुल्क है? वो भारत है। अपॉर्शंस किस मुल्क में सबसे ज़्यादा होते हैं? भारत में। चाइल्ड अब्यूज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? भारत में। इसके अलावा जो डाउरी डेथ्स हैं, यानी कि जहेज़ की वजह से जो ख़वातीन को मार दिया जाता है, लड़कियों को, वो सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे होते हैं? भारत में। अभी आजकल तकरीबन 21 ख़वातीन हर रोज़ इंडिया में जहेज़ की वजह से मरती हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत का कल्चर इस लिहाज से कि ये बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो लोग कोशिश करते हैं जी किसी को पता ना चले। और इसके अलावा अगर ये देखा जाए, एड्स के मरीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? भारत में। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे एड्स के मरीज़ों के लिए स्पेशल
ट्रेन चलती है। भारत के 22 सूबे जो हैं उनमें अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। मुल्क के तकरीबन पहले 40% अब तकरीबन 70% इलाके के ऊपर हुकूमत की कोई रिट ही नहीं है। 100 से ज़्यादा तो वहाँ पे प्राइवेट आर्मीज हैं जो स्ट्रगल में मसरूफ़ है। यहाँ पे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर, इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अभी जैसे मेजर गौरव की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची की बात कर रहे थे, तो कराची में जी टैंकर माफ़ी है, कराची के अंदर लोड शेडिंग है, कराची के ये प्रॉब्लम्स हैं, और उसका कंपैरिजन वो मुंबई के साथ कर रहे थे। वो कहते हैं कि जी आप मुंबई में किसी से चल के बात करो और लोड शेडिंग का लफ्ज़ बोलेंगे तो वो आपको ब्लैंक लुक देगा। अच्छा, कराची एक बहुत अच्छा शहर था, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब आगे कुछ हुए हैं, जैसे कि सीवरेज का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, या पानी का जो प्रॉब्लम है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली तकरीबन 1100 अरब रुपए जो है वो कराची की डेवलपमेंट के लिए दिए। तो हम तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो मुकाबला किससे कर रहे थे? मुंबई से। अब आप मुझे बताएं, मुंबई वही शहर है जिसके फुटपाथ पे तकरीबन 20 लाख लोग हर रोज़ रात को सोते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान जी वहाँ पे होते हैं, और उनके बल्कि नस्ल दर नस्ल वो फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी स्लम जो है सबसे बड़ा, वो मुंबई के साथ है। अब मुझे बताएं ये सब कुछ कराची के साथ है। वहाँ पे तो सड़कों पे वेश्याएँ और सर्टिफाइड जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो खड़ी होती है लोगों को दावत गुनाह देने के लिए। ऐसा तो कराची में नहीं है। लेकिन ये लोग मुंबई को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बयान करते हैं बॉलीवुड की वजह से, और उसको ग्लैमराइज करते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि देखा जाए तो कराची उसके मुकाबले में बहुत अच्छा शहर है अगर आप लिविंग्स के हिसाब से देखें तो। फिर इसके बाद अगर गुर्बत की बात की जाए मिसाल के तौर पे, तो भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे लोग गुर्बत की वजह से 2 करोड़ लोग चूहे खाते हैं। अब मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसा होता है? भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ कबाइल ऐसे हैं जो बसते हैं जो अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो गोश्त नहीं खरीद सकते हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं। वो लोग वो चूहे खाने पे मजबूर हैं। बिहार के अंदर बच्चे भूख के मारे मेंढक खाने पे मजबूर हैं। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि इसको आप विकीपीडिया पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा ने इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट दी है, अल अरबिया इंग्लिश ने दी है, रॉयटर ने दी है। भारत में एक मंजी कबीला, रियासत बिहार में एक मंजी कबीला रहता है जो बेहद गरीब है। वो इतना गरीब है कि उसको दल्लत और शूदर भी अपने से नीचे का तस्वर करते हैं। तो ये जो ग्रुप है जिसको मुसहार कहते हैं, और मंजी कबीले में तकरीबन 80 लाख के करीब अफराद हैं। मुसहार इनको कहा जाता है, बिनवासी भी कहा जाता है। इनकी टोटल तादाद तकरीबन 2 करोड़ है। ये लोग चूहे खाने पे मजबूर हैं। फिर इसके अलावा भारत के अंदर ऐसी बेशुमार ऐसे कुछ गांव हैं कि जहाँ पे बार बोर्ड लगा होता है कि जी आप यहाँ पे इस गांव का हर फर्द जो है उसका गुर्दा फॉर सेल है। तो पंडौली गांव जो है उस आनंद से तकरीबन कोई 35-32 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो 15,000 के करीब वहाँ पे आबादी है। और वो लोग जो है जब उनसे बात की गई तो वो लोग बताते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम अपनी ज़रूरियात, अपने कर्ज उतारने के लिए हम आसान तरीके ये कि हम अपना किडनी जो है वो हम बेच देते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपको ऐसी जगह बता सकते हैं कि जहाँ पे आप कहें कि जो उस इलाके के लोग जहाँ गुर्दे बेचते हैं या ऐसी को बात करते हैं? गुर्बत का कम अज़ कम ये हाल पाकिस्तान में तो नहीं है। फिर आते हैं बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात के मतलब। अब आप देखें कि आपको मैं बताऊं कि भारत में तकरीबन 70% आबादी कुछ अर्सा पहले तक ऐसी थी कि जिसको टॉयलेट की सहूलत ही नहीं है, टॉयलेट ही नहीं है घर में। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो, बहुत सब शोर उठा, गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो दी, तो अभी वो तादाद कम होकर 65 या 60% तक आ चुकी है। उस बात को वो बड़ी परफॉर्मेंस मानते हैं। अभी 2 साल पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ था, तमाम दुनिया के सरबराहान के, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी है, इन्होंने जाके पूरी दुनिया को बताया इन्वायरमेंट के ऊपर डेवलपमेंट जो कुछ हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो कुछ हुई हैं, कश्मीर के मसाइल। और उसके मुकाबले में नरेंद्र मोदी आया तो वो बताते हैं कि जी हमने इतने शौचालय बनाए हैं, यानी कितने टॉयलेट्स बनाए हैं। अब भारत का मतलब क्या कहा जा सकता है? दुनिया खला में बस्तियां बनाने का सोच रही है और भारत अभी तक बैतुल खला के चक्कर से बाहर नहीं निकला। फिर बात करें अगर माहौलियात की, अगर आप बात करें तो माहौलियाती आलूदगी में भी भारत कितना आगे, इसका अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में से 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं उनमें से 5 भारत के हैं। इस वक्त अगर रैंकिंग को देखा जाए तो वर्ल्ड कैपिटल्स की जो रैंकिंग हुई थी उसके हिसाब से ये था कि
इस्लामाबाद दुनिया का दूसरे नंबर का कैपिटल, यानी कि द मोस्ट क्लीनेस्ट और एनवायरनमेंट के लिहाज से दी बेस्ट कैपिटल्स में, मतलब नंबर 1 पे लंदन और दूसरे पे इस्लामाबाद। और इस लिहाज से इस कैटेगरी में, वर्ल्ड कैटेगरी में जो इंडिया है वो 141 नंबर पे आता है। यार इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया का जो सब इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल कहा जाता है, और उस कैपिटल के अंदर बैठने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है, ये वही प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के लिए किस ज़माने में कप जीत के लाया था, और जो भारत में 141वें नंबर की कैपिटल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बैठता है वो कप धो कर आया था। इसके बाद आ जाएं आप मजहबी मुनाफरत पे आ जाएं। अब मजहबी मुनाफरत वहाँ पे कितनी ज़्यादा पाई जाती है। हिंदू मुस्लिम फसादात, हिंदू सिख फसादात, हिंदू ईसाई फसादात, और अभी जो गुजरात में हुआ था जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए जिसमें 2000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे, और उसी की वजह से नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात का खिताब भी मिला था। तो ये वहाँ पे इतने ज़्यादा है। मुसलमान दुश्मनी तो खैर उनकी किसी से बीजेपी की ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मुझे जिस बात पे हैरत होती है वो ये है कि एक तरफ मुसलमानों को इतना ही बुरा भला कहा जाता है, को अपना दुश्मन तस्वर किया जाता है, लेकिन उन्हीं की बनाई हुई जो इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल है, आगरा का किला है, कुतुब मीनार है, फतेहपुर सिकरी है और लाल किला है, इनसे टूरिज़्म में इन इमारतों को दिखा के करोड़ों के हिसाब से इनकम जो है वो कमाई जाती है, वो ठीक है, लेकिन वैसे मुसलमान अच्छे नहीं हैं। भारत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बुनियादी प्रॉब्लम है भारत का, वो वहाँ पे तबकाती फ़र्क है, एक क्लासिफिकेशन है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हिंदुओं की बेसिकली एक 3000 साल पुरानी किताब थी समरवती, उसके अंदर हिंदू कवानीन को एलेबरेट किया गया, उसकी तफसीलात बताएंगे। इसके लिहाज से हिंदू जो माशरा है वो तकसीम हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो क्लासिफिकेशंस हैं, शूद्र उनमें सबसे ज़्यादा घटिया होते हैं, उनके कुएँ तक अलग हैं, उनके साथ अब खाना पीने का सवाल ही नहीं पैदा होता, अच्छे जाए बंदा उनके यहाँ शादियाँ करे या कुछ करे, तो ये मुमकिन नहीं। तो ये एक डिफरेंसेस हैं, और उन लोगों को हमेशा मामूली मुलाजमतें मिलेंगी, उनको कभी भी माशरे में अच्छा मकाम हासिल करने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये पाकिस्तान में तो कम अज़ कम ऐसे कुछ नहीं, इस्लाम में तो सब बराबर है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनके ऊपर भारत ने बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स जो भी पाकिस्तान में थे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे और जो बैंक्स इन्वॉल्व थे, उसमें तकरीबन 6 के करीब बैंक्स जिनके ऊपर शक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। अब भारत की शोर मचाने का अंदाज़ ऐसा है कि जैसे ये चीज़ भारत में तो दूर दूर तक नहीं है, जबकि मैं आपको बताऊं कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो है उसने उसके मुताबिक तकरीबन 44 बैंक्स हैं, और उन 44 बैंक्स की जो लिस्ट है वो तक उन्होंने जारी कर दिया। उसके हिसाब से भारत का जो पंजाब बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आईसिस बैंक है, आईसी बैंक है, इसके अलावा इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब 44 उनके बैंक्स हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत का स्टेट बैंक ऑफ भारत भी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, और ये बात करते हैं पाकिस्तान की। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, और वो है सीपैक। सीपैक से आपको पता है भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमेशा ये कहते हैं जी सीपैक और पाकिस्तान के अंदर जो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान के लिए चीन जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगा, और फ्यूचर में पाकिस्तान को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती की थी, और वो चीन से जो पैसा ले रहा है कल कला ये चीन का वही डेट ट्रैप है जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक पहले से आ चुके हैं। अब यहाँ पे लोग जनरली लोगों को शायद ये ख्याल होगा कि जी शायद चीन के साथ जो मामलात, माली मामलात हैं भारत के, वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है, शायद हम डेट ट्रैप में आ रहा है चीन, और वहाँ पे शायद चीन की इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। चीन की भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की हालत ये है, और भारत ने चीन से कर्जे किस तरह लिए हुए हैं उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अभी कुछ अर्से पहले जबकि चीन और भारत की फ़ौजें आमने सामने थी, गुलवान वैली में और लद्दाख में जंग चल रही थी, इस दौरान मोदी ने चीन से लोन के लिए अप्लाई किया, और उसने चीन से 5521 करोड़ रुपए का लोन लिया, और फिर कुछ अर्से के बाद मैटर जो था वो सॉल्व हो गया जी। चीन जहाँ पे बैठा है वहीं पे बैठा, और मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया नहीं जी चीन तो भी पीछे चला गया। हालांकि चीन तो काफ़ी आगे बढ़ के आ गया, उसने रिसेटलमेंट कर लिया, अपने बंकर्स बना लिए, अपने गाँव आबाद कर लिया, ऑप्टिक फाइबर लिया, और उसके बाद जब मामला बिल्कुल ठंडा हुआ तो चीन से और कर्ज तलब किया गया, और वो अब
टोटल मिला के तकरीबन 9,202 करोड़ हो गया। अब इस पे आवाम में आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि जी ये सब क्या हो रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि AAP के चीफ स्पोक्समैन सौरभ भारद्वाज जो है, उन्होंने द हिंदू में उनका बयान आया, उन्होंने कहा है कि जी मोदी ने तो ये क्या किया, एक तरफ हमारे बंदे जो हैं वो मर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर चीन के खिलाफ लड़ते हुए, और आप उनसे पैसे ले रहे हैं। तो हो ये रहा है कि सिर्फ ये पैसों की हद तक बात फिक्स नहीं है, बल्कि इसके अलावा चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। उसके हिसाब से चीन का ये बैंक जो है ये भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा रोड्स के लिए, रेल के प्रोजेक्ट्स के लिए। अब उसके अंदर मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो बन रही है चेन्नई फेरल जो बन रही है, दिल्ली मीरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट है, इसके अलावा मुंबई मेट्रो है, इसके अलावा हरियाणा बाईपास है, ये सारे जो हैं ये चाइनीज़ पैसे से बनने लगे हैं। वहाँ पे चाइना से लोन लिया गया और उससे बनाए जा रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे अगर वो पैसा लेके चीन से वो चीज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, पाकिस्तान के लिए। और आप मुझे एक बात बताएं कि IPL का सबसे बड़ा स्पॉन्सर वीवो चाइना कंपनी, और इसके अलावा अभी 2022 में जो भारत 5G लॉन्च करने जा रहा है, तो 5G का उसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ हुआ है? हवावे के साथ, वो भी चाइनीज़ कंपनी है। फिर एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनकी बात करने का अंदाज़ इस किस्म का होता है जैसे कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा और इंडिया में लाइफ शायद बहुत सस्ती है। जनरली लोग फिर यहाँ पे जो एक शोर मचा हुआ है, वाकई महंगाई तो बड़ी है, हुकूमत की स्लो पॉलिसीज़ हैं या जो भी है उसका बैकग्राउंड, वाकई महंगाई बड़ी है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ किया जाए मिसाल के तौर पे, तो आपको सुन के हैरत होगी। अब लोकल कमोडिटीज़ को छोड़ें, चलें इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं कि वो आइटम्स जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं मजबूरन, उसमें सर फहरिस्त है पेट्रोल। भारत भी डॉलर्स पे करके लेता है, पाकिस्तान भी लेता है, और यहाँ पे हमेशा जो कीमतों का कंपैरिजन होता है कि जी इंटरनेशनली जो इस वक्त तेल की कीमत है वो इतनी है। अब यहाँ पे महंगाई की बात होती है तो ये कहा जाता है पेट्रोल महंगा हो गया, इंटरनेशनली ये प्राइस चल रही है और आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। और इस बात को उनकी वीडियोज़ के अंदर भी कहा जाता है शायद पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज आपको मैं एक बात बताऊं जिस पे आपको डेफिनेटली शॉक होगा कि महंगाई कहाँ पे ज़्यादा। आप खुद देख लीजिए, भारत में इस वक्त डॉलर की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 73.60, 73.60 रुपये। और पाकिस्तान में जो प्राइस है डॉलर की वो है 155.34, 155.34 रुपये। अब ठीक है, रुपए की वैल्यू कदर कम है, यहाँ पे डॉलर महंगा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में 155 रुपए का डॉलर यानी कि पाकिस्तान में, तो यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो इस वक्त तकरीबन 112 रुपये 41 पैसे है। डॉलर 155 का है और जो पेट्रोल है वो 112 रुपये का। जबकि भारत में डॉलर की प्राइस 73 रुपये, 74 रुपये आप कह लें, और पेट्रोल की प्राइस जो है वो तकरीबन 97.57 रुपये है। 74 रुपये का डॉलर है, 97 रुपये का लीटर पेट्रोल है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर भारत वाला सिस्टम कर दें, जिस तरीके से भारत ने एडजस्टमेंट किया डॉलर और पेट्रोल में जो फ़र्क है, इस लिहाज से तो पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 241 रुपये और 68 पैसे का होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 112 रुपये का। और अगर भारत पाकिस्तान के हिसाब से एडजस्टमेंट करे डॉलर की, तो वहाँ पे 97 रुपये लीटर होने की बजाय 52.28 रुपये लीटर होना चाहिए। तो अब आप फ़र्क देख लें और ख़ुद सोच लें महंगाई कहाँ से। देखिए, पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ा है 47 के बाद। एक तो असासों की तकसीम, उसके अंदर पाकिस्तान को पूरे असासे नहीं मिले। फिर इसके अलावा फौरी तौर पे जंग मसलत कर दी गई 48 की, फिर 65 की, और फिर साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी साथ साथ तरक्की की। पाकिस्तान साथ साथ अब तरक्की भी करता रहा, आगे भी बढ़ता रहा, जबकि इसी मुल्क को दहशतगर्दी का भी इतना लंबा अरसा सामना करना पड़ा। मशरक़ में भी दुश्मन, मगरब में भी दुश्मन, मगरब में रशिया, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके साथ जो प्रॉब्लम चलता रहे। तो इन तमाम हालात में पाकिस्तान ने तरक्की भी की, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी बना, पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में आया। इसके अलावा बड़े बड़े डैम्स जैसे कि तरबेला डैम है, मंगला डैम है, वासिक डैम है, और अभी दयामिर पाशा और मेमन डैम बन रहे हैं, वो हैं। फिर पाकिस्तान ने टेक्सटाइल में इतनी तरक्की की कि पाकिस्तान ने इस वक्त पूरी दुनिया में, वो टेक्सटाइल में पूरी दुनिया के मुकाबले पे आके खड़े हो लोग मानते हैं। फिर
जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेशुमार चीज़ें जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, जैसे कि टेक्सटाइल फैब्रिक्स हैं, लेदर गुड्स है, खेलों का सामान है, केमिकल्स हैं, कारपेट्स हैं, और इसके अलावा चावल, सीमेंट, चीनी, कॉटन, मछली, फ्रूट्स, सब्जियाँ, सी फूड, सर्जिकल पार्ट्स, मतलब एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप में यूज़ किया जाता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तानी फुटबॉल यूज़ होता है, और इसके अलावा यूरोपियन लीग्स के अंदर उनके जो लीग मैचेस हैं उसके अंदर पाकिस्तानी फुटबॉल यूज़ होता है। फिर अगर मिसाल के तौर पे डिफेंस को देखा जाए तो वो भी अगर कंपैरिजन करें भारत के साथ, तो अभी आप देख लें कि भारत ने बनाया तेजस, वो जो एक समोसे की शक्ल का एक तैयारा, जिसको तकरीबन 30 साल का वो प्रोजेक्ट चलता चला आ रहा है। 16 साल पहले वो एयरफोर्स को देने की कोशिश की गई तो उन्होंने इंडक्ट नहीं किया। पिछले 16 साल से वो तैयारा इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से, चाइना के साथ मिल के JF-17 बनाया, फिर होते होते अब ब्लॉक 3 तक पहुँच गया, और इस वक्त दुनिया में काफ़ी ममालिक जो कि इस तैयारे को ख़रीदने में जो इंटरेस्टेड हैं कि वो जी पाकिस्तान से वो लेना चाहते हैं JF-17। तो उन ममालिक में अब मिसाल के तौर पर श्रीलंका है, म्यांमार है, नाइजीरिया है, आज़रबाईजान है, अर्जेंटीना है, मिस्र है, मलेशिया है, यूक्रेन है, तकरीबन 212 तैयारों की डील जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे जो चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊँ कि भारत का एक और इनको आपको इसका एक और चेहरा दिखाता हूँ। पिंक सॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान से निकलता है, कीवड़ा से निकलता है पिंक सॉल्ट। अब क्या होता है जी, भारत वाले पिंक सॉल्ट इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से नमक वो काफ़ी अर्से से इंपोर्ट कर रहे हैं इंतहाई कम प्राइसेस में, और फिर उसी पिंक सॉल्ट को इंडिया का टैग लगा के इंटरनेशनल मार्केट में वो महंगा करके बेचते हैं। फिर इसके अलावा अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने बासमती के ब्रांड को इन्होंने साबित करने की कोशिश की, ये ब्रांड सिर्फ इंडिया का ब्रांड है। दुनिया में जहाँ भी राइस इस्तेमाल होंगे, राइस में क्योंकि बासमती सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड नंबर 1 माना जाता है, तो ये ब्रांड जो है ये सिर्फ भारत का ब्रांड है। तो वहाँ पे पाकिस्तान ने खैर इनको इंटरसेप्ट किया, और दुनिया जहाँ पे ये अपने वो पेटेंट करवाना चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने कहा ठीक है जी, पाकिस्तान भी बासमती के अंदर एक्सपोर्टर भी है, और बासमती पाकिस्तान में होती है। तो ये आगे बढ़ने के लिए हमेशा नेगेटिव रास्ता जो है ना वो इख्तियार करते हैं। फिर अगर आप देखें मिसाल के तौर पे पाकिस्तान क्लीन एनर्जी यूज़ करता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो मोटरवे है पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स, गवादर पोर्ट है, इसके अलावा कासिम पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर ऑयल ड्रिलिंग हो रही है। अभी यहाँ पे अरामको कंपनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। अगर आप आजकल देखें तो इस वक्त जो बूमिंग बिजनेसेस हैं वो उसमें रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये तामीरात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। टूरिज़म को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए गए हैं। इनका यहाँ पे वीज़ा की जो रिलैक्सेशंस दी गई हैं नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान की जो है वहाँ पे टूरिज़म को बढ़ाने के लिए वो किया गया। तो अब अगर कोरोना को देखें, चलें वो आजकल एक नया एक अपडेट था, तो कोरोना में भारत ने कैसे डील किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से डील किया उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, और इसमें गवर्नमेंट ने गरीबों को फाइनेंशियल भी मदद की। फिर इसके अलावा जो मुखैर हजरात थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो पाकिस्तान में कम से कम ये रिपोर्ट नहीं है कि कोई बंदा भूख से मर गया। अच्छा, बेरोज़गारी पूरी दुनिया में हुई है लेकिन भारत को अगर देखा जाए तो भारत में तकरीबन 6.2% बेरोज़गारी थी कोरोना आने से पहले, जो बढ़ते बढ़ते आज वो 24% तक पहुंच गई है। और पाकिस्तान के 3.95% बेरोज़गारी थी कोरोना आने से पहले, जो अब 4.45 पे पहुंच गई है। अब अगर इंडस्ट्रीज़ का हिसाब लगाया जाए पाकिस्तान के अंदर, मोटर इंडस्ट्री को देख लें, पाकिस्तान के अंदर सुजुकी, टोयोटा और होंडा के कार प्लांट्स, अब उसमें प्रोटोन और इसके अलावा मोरस गैरेजेस और ऑडी जैसे कंपनियाँ जो हैं वो भी अपने प्लांट्स लगा रही हैं। फिर तकरीबन 56 के करीब तो यहाँ पे मोटरसाइकिल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर काम हो रहा है। आईटी जिस पे इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता है और बताता है हमेशा से, तो पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ रहा है, और इसके अलावा तकरीबन 40 आईटी पार्क्स जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर रोज़गार की बात देखी जाए तो CPEC से तकलीफ़ भी इसी वजह से इंडिया को, क्योंकि CPEC का जो एक विज़न है 2025 और 2030 का, इसके अंदर उनके वो प्रोजेक्ट्स जो वो पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो रूट है CPEC के, उसके ऊपर तकरीबन 22 इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगने और तकरीबन 29 इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने, और जो पावर प्लांट्स हैं वो तकरीबन 16,000 मेगावाट्स की प्रोडक्शन देंगे। तो ये सारी चीज़ें
अगर हम हमारे मुल्क में क्या कुछ है, अगर हम उसी पे गौर करें, अब इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान की ज़िंदगी इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। देखें, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब तुम्हें नेमतें दूँ तो मेरे शुक्र अदा करो। तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा नेमतें दूँगा, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो मैं वो नेमतें तुमसे वापस ले लूँगा। देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ दिया। पाकिस्तान के पास पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान के पास नॉर्दर्न एरिया जैसे खूबसूरत इलाके हैं, पाकिस्तान के पास मैदान है, सोना उगलती ज़मीनें हैं, दरिया हैं, सहरा है, समंदर है। पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? यहाँ पे दुबई की तरह सिर्फ गर्मी नहीं पड़ती, या कनाडा की तरह सिर्फ सर्दी नहीं होती। तो हमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें इतना कम है। तो हमें चाहिए कि हम शुक्र अदा करें, और ये जो मैंने आज कंपैरिजन दिया है उस हिसाब से आप खुद सोचें और ख़ुद सोचें कि पाकिस्तान जो है वो कितना बेहतर है इंडिया से, या पाकिस्तानी आवाम की लाइफ कितनी बेहतर है इंडिया से। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। खुदा न खास्ता मैं इंडिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं इंडिया में पैदा होता तो कायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक मैं अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुओं को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाती गुजार देता। पाकिस्तान जिंदाबाद।